हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं उन्हें हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ था हमारे पास्ट में, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था। तो सबसे पहले इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को हम देख लेते हैं, जो पैराग्राफ नंबर 1 में दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्टरी और ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने वाला पैराग्राफ है। इसी से आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि हम इस चैप्टर में इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ने वाले हैं हमारे कंट्री के। और इस चैप्टर में बेसिकली हम हमारे कंट्री में किस टाइप की इकोनॉमी है, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये पढ़ेंगे। और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। उनमें हमने क्या क्या पाया और क्या क्या फेलियर्स रहे उनको देखेंगे। और बैंक्स कैसे और कब नेशनलाइज हुए, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिल वर्कर स्ट्राइक और ऐसी बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 जो लॉन्च हुई थी। तो उसके बारे में हम इसमें बहुत ही अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप सब ने आई थिंक ज्योग्राफी में जो एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन देता है कि किस किस टाइप की इकोनॉमीज़ होते हैं। उसमें आपने 3 टाइप के इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा। पहला जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, दूसरा जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, और तीसरा टाइप का होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम जॉइंट इकोनॉमी भी कहते हैं। तो इन 3 टाइप की इकोनॉमीज़ में डिफरेंट क्या होता है। पहला जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वो एक ऐसा टाइप का इकोनॉमी होता है जिसमें जो ओनरशिप होता है वो किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। और जो सोशलिस्ट होता है, इसका जो ओनरशिप है ये गवर्नमेंट के पास होता है और ये पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होता है। लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, ये दोनों पर बेस्ड होता है। ये कैपिटलिस्ट भी होता है इसके अंदर, और इसके अंदर सोशलिस्ट भी होता है। ये पब्लिक वेलफेयर के साथ साथ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के बारे में भी सोचता है। और ये पब्लिक और कैपिटलिस्ट दोनों ही इकोनॉमीज़ के कंप्लीट कोऑर्डिनेशन के साथ चलता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर मिक्स्ड इकोनॉमी में होता क्या है। तो जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, उस समय की बात है। हमारे वर्ल्ड में 2 मेजर पावर्स इमर्ज हुए थे। पहला था सोवियत यूनियन और दूसरा था अमेरिका। सोवियत यूनियन ने पब्लिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी को लिया था, और अमेरिका ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चूज़ किया था। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे लिए ये बहुत ही कठिन हो गया चूज़ करना कि हम कौन से वाले इकोनॉमी को चूज़ करें। क्योंकि अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को चूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम रशिया के साथ जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते थे। और अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चूज़ करते हैं तो ये माना जाता कि हम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, और रशिया मतलब सोवियत यूनियन के साथ हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात चल रही है यहाँ पर। तो जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप रशिया के साथ में थे, मैं बार बार रशिया बोल रही हूँ, सोवियत यूनियन बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय ये इंटीग्रेटेड पार्ट था। तो हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप सोवियत यूनियन के साथ था, वो थोड़े से ख़राब हो सकते थे। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गया कि अब हम चूज़ कैसे करें कि कौन से टाइप की इकोनॉमी को हमें चूज़ करना है। और साथ ही में हमारे पास में ये भी प्रॉब्लम था कि हमारा जो कंडीशन था उस समय जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, वो बहुत अच्छा नहीं था। हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी हमने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं लाया था उस समय। हमारे पास लैंड तो था एग्रीकल्चर करने के लिए, लेकिन प्रॉपर टाइप के टेक्नोलॉजीज़ और साइंस नहीं थे ताकि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, और इस वजह से एक बहुत ही एम्बिग्युइटी रेज़ हो रहा था कि हम कौन से टाइप की इकोनॉमी को चूज़ करें। तो पंडित नेहरू ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे,
उन्होंने अडॉप्ट किया एक मिडवे पाथ और उन्होंने कहा कि हम दोनों ही चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं ताकि एक अच्छा आउटपुट निकल सके, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर भी इम्पॉर्टेंट होता है एक कंट्री के अच्छे इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और किसी चीज़ की प्रोडक्शन और आउटपुट को इंक्रीज़ करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इन दोनों पे अगर वर्क किया जाएगा तो एक अच्छा आउटपुट आएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से होगा। इस वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपके मिक्स्ड इकोनॉमी के टॉपिक में मेनली आपको यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। पहले की वीडियोस में मैं आपको लाइन बाय लाइन एवरीथिंग एक्सप्लेन किया करती थी, बट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हैड सजेस्टेड मी दैट स्टूडेंट्स इन 9th स्टैंडर्ड आर केपेबल ऑफ रीडिंग। अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन एवरीथिंग एक्सप्लेन करती हूँ तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इससे हेल्प नहीं होगा। तो बेटर ये है कि एक जो समरी है, एक जो ओवरव्यू है उस टॉपिक का, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद सम एग्जांपल्स एंड सम फैक्ट्स, और आप इन चीज़ों को जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है खुद से रीड करके समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आई डोंट थिंक कि मैंने किसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को मिस किया है इस पैराग्राफ में। यहाँ पर देखिए आपको सेम चीज़ बताई गई है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर एक ऐसा चीज़ होता है जो गवर्नमेंट के ओनरशिप में आता है, जो कंट्रोल और मैनेज गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा है जो रन किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू किया जाता है, ओन्ड भी उन्हीं से किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करता है और सुपरवाइज़ भी करता है। और जॉइंट सेक्टर मतलब दोनों को आप मर्ज कर दीजिए। फिर यहाँ पर बताया गया है 5 ईयर प्लान्स के बारे में। सो व्हाट इज़ 5 ईयर प्लान्स, और 5 ईयर प्लान्स में बेसिकली होता क्या था, ये क्या होता है, इसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में जो कॉलोनियल पावर रूल किया करता था, उस समय इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत एक्सप्लॉइट किया था। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंडिया का ही एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल वो यहाँ से लेके जाते थे और ब्रिटिश में उसे फिनिश्ड गुड बना करके इंडिया में ही ला करके बेचा करते थे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, और बीच में इनका इतना ज़्यादा क्रूरता बढ़ गया था कि ये हमारे चीज़ों को ले भी रहे थे, हमारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं इन्हें ये ले भी रहे थे और हमें टैक्स भी पे करना पड़ता था। तो हमारी कंट्री में कुछ इकॉनमी आ नहीं रहा था, और जो भी था वो ये लेके जा रहे थे और हमें उल्लू बना रहे थे। हाँ, सॉरी, मतलब हमें ये बेवकूफ़ बना रहे थे। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हो गई थी। जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था उस समय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ही बेकार थी क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं था। आप अभी भी सुनते होंगे अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी अगर आप किसी टैक्सी में बैठ जाते हैं। तो समझ जाइए कि किस लेवल पे थे लोग। आज टैक्सी में बैठ के घूमना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन उस समय वो एक बहुत बड़ी बात थी। और एक बात और है कि अगर आपको किसी भी ज़माने की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है तो आप उस ज़माने की मूवीज़ को देखिए, क्योंकि उस समय वही दिखाया जाता है जो होता था। आप पुराने ज़माने की मूवीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर जो ड्रेसिंग सेंस है, वहाँ पर जो रहने का तरीका है, जो घर हैं वो अलग दिखाए जाते हैं। और आज के ज़माने में आप मूवीज़ देखेंगे तो कुछ अलग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मूवीज़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को समझने का। तो ये तो एक एक्स्ट्रा बात हो गई, लेकिन टॉपिक पर फिर से अगर हम मुड़ के आते हैं तो हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारा कंट्री जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था और उसकी कंडीशंस बहुत ही ख़राब थे। अब जितने भी हमारे देश के मिनिस्टर्स थे और जो भी इकोनॉमिस्ट थे, इनका एक काम था, वो ये था कि इन्हें कैसे भी करके इंडिया के इकोनॉमी को बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आना है और इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करना है।
तो इसी काम के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया था। प्लानिंग कमीशन बहुत ही अच्छा उस समय एक यूनिट बन के आया था। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए थे और उनके ही कामों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट हुआ था। 5 ईयर प्लान का मतलब है कि 5 साल का एक गोल सेट होता था। कौन से गोल्स? रूरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोविज़न फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इन 5 ईयर प्लान्स के इम्पॉर्टेंट गोल्स क्या होते थे, ये आपको 10 पॉइंटर्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहला गोल है कि आप अपने मतलब कि ये जो 5 ईयर प्लान है ये नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करेगा। दूसरा, ये हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज़ करेगा और बेसिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वर्क करेगा ताकि आउटपुट ज़्यादा आए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सेल्फ सफिशेंसी हो फूड ग्रेन्स के ऊपर। जो आत्मनिर्भर भारत का योजना है ये आज से नहीं, ये तभी से हो रहा है। जो चौथा इम्पॉर्टेंट गोल है वो ये है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज के यूज़ हैं ये ऑप्टिमली इंक्रीज़ किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हमारे कंट्री में बढ़े और अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना रह जाए और सारे लोग एम्प्लॉय रहें और सबके पास एक सोर्स ऑफ इनकम रहे और कंट्री डेवलप करे। और ये इनका ये भी गोल था कि ये हमारे कंट्री से इनइक्वालिटी को रिमूव करे और सब लोगों के पास वेल्थ हो और कमोडिटीज़ के प्राइस में स्टेबिलिटी आए। कमोडिटी के प्राइस में स्टेबिलिटी तभी आएगा जब इकोनॉमिक लेवल जो है कंट्री का बैलेंस्ड रहेगा, अदरवाइज़ इन्फ्लेशन और डिप्लीशन होता रहेगा। और इनका ये भी गोल था कि हमारे कंट्री में फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन जो है वो भी कंट्रोल किया जाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाए, सोशल सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशेंसी बनाई जाए। तो हमने 5 ईयर प्लान को अंडरस्टैंड किया, इनके गोल्स को देखा। अब जो इम्पॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स हैं, सारे 5 ईयर प्लान्स को हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको अलग अलग 5 ईयर प्लान्स कहीं और ढूंढना ना पड़े, सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाए। तो जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, आई थिंक 9 5 ईयर प्लान्स हैं, इनको हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर आगे के टॉपिक्स को भी हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और जितना भी हमने आज कवर किया है मेक श्योर आप उसे रीड करते हैं और मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स को एक्सप्लेन किया है आप उसे नोट डाउन भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please subscribe my channel.